नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको करवा रहा हूं आपका जो प्रैक्टिस सेट है मैथ, और रेगुलर अपने चैनल पे यदि आप जुड़े हुए हैं तो देखते होंगे 8 PM पर आपका प्रैक्टिस सेट है वो रेगुलर आ जाता है। तो पहली बात तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए किसी भी भर्ती का आपको सभी को पता है जिसमें मैथ आता है उसमें आपको यदि सिलेबस वगैरह सारी चीजें भी आपकी कवर है ना, तो प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस में ये होता है कि आपने जो पढ़ा है वो भी चीजें आ सकती हैं, नई चीजें हैं वो भी, नए क्वेश्चन है वो भी इसमें आ सकते हैं। तो कभी कभार हम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, चैप्टर से रिलेटेड भी रख लेते हैं कि कभी आपका स्पेशल ही आपका जैसे अलजेब्रा चैप्टर से जितने क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के उसके उतने, और बिल्कुल अच्छे से, ये नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन आपको करवाते हैं, बिल्कुल अच्छे से आराम से क्वेश्चन है वो आपको करवाते हैं, ताकि उस तरह का या उस जो से मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर पाओ, कहीं पे भी आप जो मतलब आपको दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो उस तरह के क्वेश्चन। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हम मिक्स क्वेश्चन रख रहे हैं, यानी सभी चैप्टर के, लेकिन आपका एडवांस इसमें नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक के मतलब जो भी चैप्टर आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या है? एक परिवार की 4 पुत्रियों का औसत 12 वर्ष है। पुत्रियों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 26 वर्ष। यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है तो पिता की आयु ज्ञात करो। देखिए जब भी आया जैसे यहाँ पे जिक्र औसत का, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि औसत होता है क्या। औसत होता है आपका सभी संख्याओं का जोड़ बटे में टोटल कितनी संख्याएं, यानी ऊपर क्या लिखेंगे, सभी का जोड़ जितनी भी है संख्याएं हो, चाहे आयु हो किसी की कुछ भी, और नीचे कुल कितनी संख्याएं, ये होता है आपका औसत। ठीक है, ये क्या होता है आपका औसत। और यहाँ पे पहले से ही औसत दे रखा है तो कुल भी निकाल सकते हैं। क्यों कुल निकालेंगे, यानी औसत यहाँ पे देखिए 4 पुत्रियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। औसत का मतलब एवरेज, एवरेज इंग्लिश में हो गया आपका। रियलिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है कि औसत है, जैसे 4 पुत्रियों की औसत आयु बताए 12, तो ये प्रत्येक को 12-12 साल की मान के चल रहा है। औसत वही होता है कि प्रत्येक को इतना इतना मान के चल, यानी पहली पुत्री 12 साल की, दूसरी 12, तीसरी की 12, चौथी भी 12। तो इस प्रकार यहाँ पे यदि मैं टोटल करूंगा, इसने तो बोला है 4 पुत्रियों का औसत 12 है, यदि मैं टोटल इनकी आयु देखूंगा तो 12 चौके 48 वर्ष हो। सिंपल भाषा में यही तो है, 4 पुत्रियों की औसत आयु 12, यानी प्रत्येक 12-12 साल की है, तो 4 हैं वो कितने की हो गई, 48, यानी चारों की टोटल आयु जोड़ करूं तो कितने हो गए, 8। दूसरी लाइन बोला पुत्रियों तथा उसके माता पिता, यानी पुत्रियां कितनी थी, 4, माता पिता हो गए तो कितने और व्यक्ति ऐड हो गए, बढ़ गए 2, यानी अब कितने व्यक्ति हो गए, 6। 4 तो पुत्रियां और उनके माता पिता, तो कितने हो गए, 6। उनकी औसत आयु कितनी है, 26, तो 6 की औसत आयु है 26, यानी जैसे माता पिता की आयु ऐड हुई उनमें औसत आयु हो गई 26, यानी प्रत्येक की अब 26 26 26 इस तरह हुई, तो प्रत्येक की 26 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 26 छिक्का कितने होते हैं, 25 छिक्का 150 होते हैं, और 26 छिक्का आपका यहाँ पे 6 छंगा 36 हो गया, 3 बचे, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए आपका 156, यानी 6 टोटल व्यक्तियों की आयु देखूं तो 156 है, 4 की देखूं तो कितनी है, 48। तो ये 4 तो पुत्रियां हैं, जैसे ही माता पिता ऐड हुए कितने हो गए टोटल, 156। यानी यहाँ पे मैं यदि आपको बताऊं माता पिता की कितनी आयु है, माता और पिता की, माता पिता की आप देखोगे, देखिए यहाँ पे टोटल कितनी है भाई, 156, यहाँ पे कितनी है, 48, यानी ये तो पुत्रियों की है और ये पुत्रियों में माता पिता ऐड कर दिए तब है। तो हमें सिंपल चाहिए माता और पिता की आयु कितनी है टोटल, तो इस चीज में से ये घटाएंगे तभी तो आएगा भाई, क्योंकि ये 6 की है ये 4 की, तो इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो 2 व्यक्तियों की बचेगी माता पिता की, और वही हमें निकालनी है। तो 156 में 48 घटाओगे तो कितना बचा, 108, कितना बचा, 108। यानी आपसे यहाँ पे पूछे माता पिता की टोटल आयु कितनी है जोड़कर 108। ठीक है, पूछ रहा है, एक लाइन ऐड की है, माता है वो पिता से 4 वर्ष बड़ी है। अभी नहीं पता कि इसमें माता कितने की है पिता कितने, लेकिन ये पता है दोनों की आयु जोड़ूं तो कितना आ गया, 108।
यदि यहाँ पे आधा आधा करता हूं, मतलब औसत में यदि निकालता हूं, औसत क्या होता है भाई, 2 व्यक्ति हैं तो दोनों का जोड़ के बटे में 2, 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का जोड़ बटे में 3, 4 व्यक्ति हैं तो चारों का जोड़ बटे में 4। तो यहाँ पे औसत कितना है 108, कितने व्यक्तियों का है 2 का, तो कितने हो गए, औसत आ गया भाई 54। यानी सिर्फ और ये पूछता हमें माता पिता की आयु का औसत कितना है, हम बता देते 54, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है माता है वो पिता से 4 वर्ष बड़ी है। यानी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 54 साल का ही पिता है, 54 साल की ही माता है, क्योंकि एवरेज ये आया तो हम यही चीज मान। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है माता है वो 4 साल बड़ी है। 4 साल बड़ी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 54, जैसे ये माता है ये आपके पिताजी हैं तो 54 है, ये नहीं 4 साल बड़ी है तो इसको मैं 58 कर दूंगा, क्योंकि यदि इसको 58 करूंगा यानी इसमें 4 जोड़ूंगा तो इसमें से 4 कम होगा भाई, सीधी सी बात है। टोटल जोड़ तो 108 ही रहना है, टोटल जोड़ 108, यदि इसमें मैं 4 जोड़ दूं 58 कर दूं तो ये 4 कम होगा, तभी तो, यानी ये 50। अब आप देखोगे कितने साल बड़ी हो रही, 58, यानी ये चीज यहाँ पे फिक्स नहीं बैठ, लेकिन 4 का बोला है तो आप इसका आधा कम लो, यहाँ पे 2 कम कर 2 बटा दो, आप कितने हो गए 56, यहाँ पे 2 बढ़ाए तो यहाँ पे 2 घटेंगे भाई, क्योंकि इस साइड के इधर गए तो इधर कम होंगे। अब देखिए माता 56 साल की है, पिता 52 साल का है और आयु देख रहे होंगे 4 साल बड़ी है। पूछा पिता की आयु वर्षों में कितनी होगी, तो पिता की आयु वर्षों में कितनी है 52 साल, और माता की पूछता तो कितनी है 56, दोनों को जोड़ोगे तो बोलो 108 भी आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझिए पहले अच्छे से, उसके बाद इस तरह क्वेश्चन है वो करें। जब भी मैथ रीजनिंग जिक्र आता है क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमटीएस में आया हुआ है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। परीक्षा मतलब टोटल नंबर कितने की थी वो आपको यहाँ पे बता। देखिए कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो होती है परीक्षा, यानी कुछ भी चीज होती है अपने आप में क्या होती है 100%। बोल रहा है पास होने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी है, यदि 100 में से 40 आ गए तो आप पास हो, ये यहाँ पे कहना चाह रहे। लेकिन एक और लाइन बोल रहा है कि उसने 180 नंबर लिए और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 180 तो नंबर आए उसके लेकिन फेल हो गया, और कितने नंबरों से, बराबर नंबरों से, यानी 180 आए हैं तो 180 से ही फेल हो गए। यानी सिंपल भाषा में यदि इसके 180 नंबर और आते तब ये व्यक्ति या विद्यार्थी है ये पास होता। 180 नंबर तो आ गए इसके लेकिन ये अभी फेल है, क्यों, क्योंकि इसको इतने ही नंबर और चाहिए, बराबर बोला ना भाई, बराबर नंबरों से फेल, यानी इतने ही नंबर और आते तब पास हो। यानी सिंपल भाषा में इसके 180 नंबर और आते तब जाकर ये पास होता। दूसरी भाषा में यानी इसके टोटल 360 नंबर आते तब जाकर ये पास होता। तो 360 नंबर आ जाए तब विद्यार्थी पास है, परसेंटेज की जिक्र करूं तो विद्यार्थी के 40% आ जाए तब पास, यानी दोनों चीजें क्या हैं बराबर। परसेंटेज में यदि 40% आ गए तो पास, अंकों में बात करें तो 360 नंबर आ गए तो पास। चलिए 40% की वैल्यू 360, 1% की निकालेंगे भाई 360 बटे में 40, 0 से 0, 9 चौक 36, यानी 1% की वैल्यू कितनी है भाई 9। पूछा क्या है परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, यानी टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर अपने आप में कितने हैं 100%। 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की क्या हो जाएगी, 100% की हो जाएगी 9 गुना 100 यानी 900। कितनी हो जाएगी भाई 900। तो यहाँ पे सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 900, यहाँ पे सही आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़िए, आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड वर्क्स। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन। दो चीजें होती है टाइम एंड वर्क का जिक्र आता है, एक होता है टोटल काम कितना करना है, दूसरा होता है उनकी कैपेसिटी कितनी है यानी क्षमता कितनी है, यानी किस हिसाब से वो चीजें वो काम है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, ये ए है ये बी, बोल रहा है बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है, यानी 40% अधिक तेजी से काम करता है, ऐसा आप कह सकते हो।
बी है वो ए से 40% ज्यादा, तो यदि ए 100% है तो बी 140 है। ये क्वेश्चन है, यदि ए 100% है तो बी कितना है 140। काट पीट कर और यदि इसको सोल्व करूं तो 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 सात 140, यानी ए की कैपेसिटी है 5, बी की कैपेसिटी है 7। क्या बात हो गई भाई, ए की कैपेसिटी है 5 यानी 5 के हिसाब से काम करेगा, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम कर देगा, कुछ भी मान सकते हो। बी है वो एक दिन में 7 यूनिट काम। क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 70 दिन में कर सकता है। यहां पे देखिए कैपेसिटी निकली है, बी अधिक कुशल है, यानी ए करता है 5 के हिसाब से, बी करता है आपका किसके हिसाब से? 7 के हिसाब। बोल रहा है कोई काम था उसको ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन में कितना करता है? 5। बी है वो कितना करता है? 7। यदि इसके दिन निकालूं तो टोटल काम है वो 7 दिनों में कर देगा, वो 5 दिनों में कर, यानी कैपेसिटी और जो दिन होते हैं काम करने का एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टे आपके होते हैं। कैपेसिटी यदि 3-4 है तो काम करना है वो 4 और 3 दिनों में, ऐसा आपका यहाँ पे है। तो ए ने किया 7 दिन, बी ने किया 5 दिन, तो कितने दिन काम किया हुए? यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? 70 दिनों में काम कर सकता है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई ये करता है एक दिन में 5 काम, 70 दिन में कितना करेगा? 5 गुणा 70 यानी 7 पंजे 35, 350। टोटल काम कितना हो गया? 350। पूछ रहा है बी को कितने दिन लगेंगे? टोटल काम बटे में उसकी कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी कितनी है? 7। 7 से काट देंगे भाई, 7 पंजे 35 यानी 50। बी को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे? 50, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। तो वही चीज, ए को काम करने में 70 दिन लग रहे हैं, तो यानी टोटल काम हमने निकाल लिया, 5 के हिसाब से काम करेगा, कैपेसिटी यही है। तो 5 गुना 70 यानी टोटल काम करना है 350 यूनिट। अब पूछ रहा है बी को कितने दिन लगेंगे, तो नीचे बी की कैपेसिटी 7 यहां से निकली थी वो रख दी, कितने दिन लगे? 50। तो सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए नेक्स्ट है, देखिए डिस्काउंट से रिलेटेड है। ए एक वस्तु 1800 रुपए में खरीदता है और उस पर 10%, 20% की 2 क्रमिक यानी लगातार छूटें देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य। 2 चीजें होती है, एक आपको सीधा डायरेक्ट आपने देखा अगर एमआरपी लिखा होता है, फिर कुछ कम करके आपको दी जाती। तो एक तो होती है जैसे आपको बोल दे कि इस पे 35% छूट है, और इसके अलावा दूसरा बोल दे कि इस पे पहले 10% की छूट, फिर दोबारा 20% छूट। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको लगे कि 2 छूटें मिल रही है, तो चीज कम में आ सकती है, ये ज्यादा में आ सकती है, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभार पहली छूट जैसे 10%, दूसरी आपको दे दे 30%, तो आप देखोगे 30 और 10 40 होगा, यहाँ पे तो 35 था, यानी यहाँ पे सस्ती मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। छूट जो भी दी जाती है, आप यदि पहली छूट बड़ी है तो वहां पे चीज सस्ती मिल रही है, ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा सकते। आपने देखा होगा कहीं पे भी जब शॉपिंग वगैरह कर गए होंगे तो कभी कभार कहीं पे लिखा होता है 70% ऑफ, और कहीं पे लिखा होता है 50% प्लस में 25% छूट, यानी 2 छूटें आपको दे रखी होती है, 50% और 25%। तो आप सोचोगे 50 और 25 75, यानी यहाँ पे कम में आएगी वस्तु, यहाँ पे ज्यादा रुपए में। लेकिन आप यदि उसका सही से चीजें निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चीजें कम रुपए में आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा देख रही है, मत सोचना कि ये छूट आपकी ज्यादा। तो इन चीजों को निकालने का तरीका देखिए, 2 चीजें हैं। परसेंटेज सिंपल है तब तो आप किसी भी तरीके से कर सकते। मैथ का यही रूल है कि जिस तरीके से क्वेश्चन हमारा कम समय में हो वो तरीका वहां पे अपनाया जाए। तो यहाँ पे तो परसेंटेज सिंपल है, तो ऐसा अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, परसेंटेज यदि फ्रैक्शन में आ जाते हैं, यानी 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 7 सही 1/7, 15 सही 2/3, जो भी आना होता है, 16 सही 1/4, 11 सही 1/9, इस तरह के आ जाए तो उसको फ्रैक्शन मेथड से आप सोल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे तो सिंपल है, देखिए 1800 रुपए में कोई चीज खरीदा, ठीक है,
उस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचता है। यानी पहली छूट दी उसने कितनी, 10%। ये 1800 अपने आप में 100% है भाई, कोई चीज होती है अपने आप में 100। यदि इस पे 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90% में, और परसेंटेज लगाओ इसका मतलब नीचे कितना होगा, 100। तो ये तो बेच दिया उसने 10% छूट पे, ठीक है, इतने बेच देता यदि एक ही छूट हो। लेकिन बोल रहा है कि आगे 20% की और छूट दी, यानी अब टोटल मूल्य तो ये हो गया ना भाई, 1800 में 10% छूट देने, यहाँ पे काट देते वो आ जाता, वो भी चीज वही बात थी। लेकिन यहाँ पे अब टोटल मूल्य इतना हो गया, ये टोटल हो गया, यानी ये आप अपने आप में 100% हो। अब इस पे कितनी छूट दे रहा है, 20%। 20% की छूट देगा तो कितने बेचेगा, 80% में ही बेचेगा। परसेंटेज का मतलब नीचे 100, यानी ये चीज हमारी निकल कर आई। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ऊपर बचे हैं 9 8 72 को 18 से करना है भाई। 18 दूनी 36 हो गए, 18 यहाँ पे किया आपने तो 18 साते कितने होते हैं, पाड़े आते हैं भाई, 8 7 56 और 8 है कम 8 और 5 12, कितने हो गए। 18 को जब आप 7 से करोगे, 8 7 56, 5 बचे 12, यानी 8 7 56 और 6 बचे भाई, 5 बचे, 7 1 7 12, 126, कितने आ जाएंगे, 126। 5 से लिख दे यहाँ पे 126, और 16 क्या, 6 9 12 6, कितने में बिकेगी वस्तु, 1296 रुपए में। कितने की थी, 1800 की, बिकी कितनी में है, 1296। कब, जब दो छूटें मिली, 10% और 20%, ठीक है। अब इसका ये नहीं था कि दो छूटें मिले 10 और 20% टोटल कर देते 30%, तो 1800 का आप सीधा 30% निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे ऐसी चीज नहीं होगी। 10% छूट देने का मतलब एक बार 10% छूट मिल गई तो कुछ रुपए कम हुए होंगे भाई, फिर उस पे छूट मिली है आपको अगली जो है तो वो 20% की थी। इस अब यहाँ पे परसेंटेज था, सिंपल था, तो मैंने इस तरीके से कर, फ्रैक्शन होता तो उस तरीके से मैं कर देता। ये क्लासों में आपको पता चल जाएगा जब आपकी आएंगी, ठीक है। तो अभी जो है उस हिसाब से हम यहाँ पे कर, अगला देखिए, ये भी उसी से प्रॉफिट लॉस से है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात। तीन चीजें होती हैं आपके, एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। बोल रहा है लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी ये यदि 100 है तो ये 150 करता है। पर्ची जो लगी होती है ना, आपने देखा होगा पैंट शर्ट पे, टी शर्ट जो भी लाते हैं उसमें पर्ची टैग लगा होता है, उसपे प्रिंट रहता है 999 499, तो वो क्या होता है, उसका एमआरपी यानी अंकित मूल्य किया गया, और उसी पे आपको छूट मिलती है, कभी 20% कभी 30%, उस हिसाब से, ठीक है। तो वो चीजें हैं। बोल रहा है 50% अधिक कर दिया जी, और 25% की छूट देता है। अब 25% की छूट देखिए किस पे मिलेगी, एमआरपी पे। छूट हमेशा किस पे मिलती है, एमआरपी पे मिलते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि क्रय मूल्य पे छूट है तब तक, या विक्रय मूल्य पे छूट है, ऐसी चीज ना बोली जाए तो हमेशा जो डिस्काउंट छूट है वो किस पे मिलेगा, एमआरपी। एमआरपी कितना है, 150 रुपए, छूट कितनी दे रहा है, 25%, यानी 150 पर 25% की छूट दे रहा है। 150 गुना 25 बटे में 100, कितने आ गए भाई, कितने आ गए, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, कितने बचे, 4 तिया 12, कितने बचे भाई, निकालो यहाँ पे, 4 तिया 12, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे 0, 37.5 रुपए की छूट दे रहा है भाई। कितने की दे रहा है, 37.37 रुपए की छूट दे रहा है। मूल्य कितना है, मूल्य कितना है, 150, छूट कितनी मिल रही है, 37.5। 150 रुपए की वस्तु थी, 37.5 की छूट मिल गई, कितने में बिकी, 112 रुपए 5 में। भाई 150 रुपए लिखे हुए थे पर्ची पे, 37.5 की छूट मिल गई, कितने बेचेगा, 150 में 37.5 घटा दें, कितना आया, 112.50 रुपए में बेच। पूछ रहा है अब लाभ या हानि बताओ। लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य। छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, किस पे मिलता है, एमआरपी पे। तो दोनों चीजों में फर्क है, ध्यान देना। अब लाभ हानि बताना है तो देखिए 100 रुपए की चीज थी, 112.5 में बेच दी, तो सीधी सी बात है क्या हुआ, लाभ कितने का, 12.5।
कितने का हुआ 12.5, यानी 100 रुपए की चीज थी, आपने 112.5। ये एमआरपी तो वैसे ही अपनी मर्जी से लगा देते हैं टैग और फिर उस पर छूट दे देते हैं। आप सोचते हो कि इतने रुपए की चीज इतने में आ रही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता चीज, फायदा फिर भी दुकानदार को ही होता है। उसने 100 रुपए की चीज पे 150 रुपए लिखे और आपको छूट भी दे दी 25% की। आप सोचे बहुत छूट मिल गई, लेकिन फिर भी उसने 112 रुपए में बेच दी, यानी 12 रुपए का तो उसने लाभ कमा लिया। आप भी खुश, दुकानदार भी खुश, क्योंकि आपको छूट मिल गई, दुकानदार को 12 साढ़े 12 रुपए ज्यादा मिल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वैसा ही है। देखिए, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए देता है तो ए ने कितने में खरीदी? तो जैसा क्वेश्चन वैसा तरीका। ए है वो बी को साइकिल बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है किस पे? 10% लाभ पे। यहां पे करते हैं थोड़ा सा इसको एक बार, ताकि चीज आपकी समझ में आए। देखिए, ए है वो बी को साइकिल बेच रहा है कितने? 10% लाभ पर। 10% का फ्रैक्शन में करोगे कितना आएगा? 1/10, यानी ए बी को बेच रहा है 10% लाभ पर, यानी यदि ए ने 10 में खरीदी है तो बी को 11 रुपए में बेची है उसे। इसी लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ दो, हानि होता तो ऊपर वाला घटा देते, बस यही चीज है। 10 रुपए में ए ने खरीदी है तो बी को उसने 11 रुपए में बेची। अब फिर बी भी कहां कम था, उसने सी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने बेचा सी को 20% लाभ, 20% का मतलब भाई 1/5। फ्रैक्शन में सभी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल है। यदि बाय चांस फ्रैक्शन वाला ही प्रतिशत आ जाता तो भी इस तरीके से कर लेते, हो जाता। ये तो पता है ना 1/10 1/5 कैसे हो, सिंपल था, बहुत बार बता चुका, तो ऐसे आपको। यानी उसने यदि 5 में खरीदी है तो बेची कितने में है? उसने 6। यदि बी ने 5 रुपए में खरीदी है तो चीज बेच दी उसने 6 रुपए में। साइकिल की बात हो रही तो साइकिल ही बेच दी उसने 6 रुपए। ठीक है, यानी ओवरऑल कुल मिलाकर देखूं तो यहाँ पे देखोगे बी से बी कट गए, यानी इधर वाली वैल्यू ए की है, इधर वाली वैल्यू सी। तो इधर 10 गुना 50 हो गए, 11 छिकी 66, यानी कुल मिलाकर यदि ए ने जो साइकिल है 50 में खरीदी है तो सी ने वो साइकिल कितने में खरीदी है? 66। इनमें से अब एक क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा आपसे पूछ ले। क्या बोल रहा है? सी उसके लिए 264 रुपए देता है, आपके हिसाब से कितने रुपए दे रहा है? 66, यानी 66 की वैल्यू है आपकी 264। एक की वैल्यू निकालोगे तो 264 बटे में 66 काट देंगे, कट जाएगा कितने से? 11 से काट दो। देखिए 11 छिकी 66, 11 दूनी 22, 4 बचे 11 चौक 44 और कट जाएगा 6 चौक 24, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4। पूछा है ए ने कितने में खरीदी होगी? ए ने आपके हिसाब से कितने में खरीदी है? 50। एक की वैल्यू 4 है तो 50 की कितनी होगी? 50 गुना 4, 50 गुना 4 यानी 200 रुपए। तो आपके हिसाब से अब क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितने रुपए? 200 रुपए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आप कीजिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात से रिलेटेड है, लेकिन सिंपल आपका प्रॉफिट लॉस में ब्याज। अब देखिए परसेंटेज कैसा आया है, इसको करने की कोशिश की। एक वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। देखते आप सोचो कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन जो आपका एसएससी एमटीएस है उसमें क्वेश्चन आया है और बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है? 14 सही 2/7%। अब देखिए ऐसा परसेंटेज आते ही मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में कर लो। 14 सही 2/7 होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना आपने कि 10% कितना होता है? 1/10, यानी 10 में खरीदा है तो 11 में बेचा है। क्यों? क्योंकि 10% लाभ पर बेचा है। तो ये क्वेश्चन भी वही हो गया, 14 सही 2/7% यानी 1/7 इस लाभ पर बेचा, यानी 7 में खरीदा है तो 8 में बेचा है। चीज क्लियर? यानी 7 में खरीदा है तो 8 में बेचा है, यानी 7 क्रय मूल्य है तो 8 विक्रय मूल्य है। ये और पूछ भी यही रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ध्यान देना, पहले नाम किसका बोला है?
विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 8 और क्रय मूल्य कितना है 7, यानी 8:7। 8:7 किसका हो गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कुछ थे मिक्स के क्वेश्चन। इसके अलावा भी अब आप सभी को पता है रेगुलर आपका आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आप 8 PM पे ही देखो, जब भी आपको टाइम लगे आपके टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने के उस हिसाब से देखें। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपका जो क्वेश्चन है बहुत कम समय में आप चीजें कर पाओ। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।